हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो आप लोग का बिजनेस स्टडीज यानी कि व्यवसाय अध्ययन, जो बच्चे क्लास 12 में हैं और उनका बोर्ड एग्जाम होने वाला है, उनके लिए सुपर फास्ट रिवीजन, आपका चैप्टर वाइज सारी चीजों का रिवीजन हम कराएंगे। कम से कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा मटेरियल देने की कोशिश करेंगे, स्टडी मटेरियल, जिससे कि आपका जल्दी से रिवीजन हो सके, वो सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आए, जो भी डाउट हो सारे क्लियर हो जाए। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं उस डाउट को जरूर क्लियर करूंगी आपके नाम के साथ। तो सारी वीडियोस जो इसमें आएंगी बहुत अच्छे से देखिएगा। अकाउंटिंग की भी जल्दी स्टार्ट कर देंगे, जैसे कि बोर्ड एग्जाम तक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए और सबका रिवीजन भी हो जाए। कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो भी डिस्कस करेंगे, साथ में जो एमसीक्यूज आप लोग के आएंगे वो भी आप लोग को प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं इसके पार्ट 2 से, व्यवसायिक वित्त एवं विपणन, प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। जो व्यवसायिक वित्त है और जो विपणन है, जो इसका पार्ट बी है व्यवसायिक अध्ययन का, वहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सारी वीडियोस को जरूर देखिएगा। चैनल पर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी अलग से, जहाँ पर आपको सारी वीडियोस एक साथ मिलेंगी। इसके लिए लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगेगी लाइक कमेंट जरूर करिएगा। आइए शुरू करते हैं। इसमें आपका चैप्टर जो है वित्तीय प्रबंध, वित्तीय निर्णय एवं वित्तीय नियोजन। क्या वित्तीय प्रबंध होता है, यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, फाइनेंशियल डिसीजंस क्या होते हैं और फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है। सब एक ही चीज से जुड़े हैं। आप एक चीज कॉमन देख रहे हैं, सब में वित्तीय वर्ड जुड़ा हुआ है, फाइनेंशियल वर्ड जुड़ा है। अब चाहे उसका मैनेजमेंट करना हो, चाहे उससे रिलेटेड डिसीजंस लेने हो, चाहे उससे रिलेटेड प्लानिंग करनी हो, तो होता क्या है अब आते हैं उस पर। तो इस चैप्टर में जो चीजें हम लोग इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे, उसमें मीनिंग क्या होती है वित्तीय प्रबंध की, परिभाषाएं क्या है, क्या उसका रोल होता है, भूमिका क्या होती है एक बिजनेस में, फाइनेंशियल डिसीजंस क्या होते हैं। तो इस चैप्टर में जो हम लोग इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे कि क्या होता है वित्तीय प्रबंध, उसका मीनिंग, उसकी परिभाषा, उसकी भूमिका, फाइनेंशियल डिसीजंस क्या होते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, उसकी प्रोसेस क्या रहती है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और इम्पोर्टेंस क्या होती है, और उससे रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मीनिंग आ जाती है, तो दो शब्दों से मिलकर बना है, दो वर्ड्स हैं यहाँ पर, एक फाइनेंशियल दूसरा मैनेजमेंट। इन दोनों को मिलकर बना है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल क्या होता है, किसी भी हम बिजनेस की अगर बात करें तो उस बिजनेस को चलाने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ फाइनेंस होना चाहिए, कुछ ना कुछ पूंजी होनी चाहिए, कैपिटल होनी चाहिए। आपने पढ़ा होगा अकाउंटिंग में कैपिटल क्या होती है, पूंजी क्या होती है। बिना उसके आप बिजनेस नहीं चला सकते। आज के टाइम में तो देखा जाए सभी काम के लिए, हर चीज के लिए हमको जरूरत किसकी होती है, मनी की, पैसे की, फाइनेंस की जरूरत होती है। उसके बिना हमारा बिजनेस नहीं चल सकता। तो उसके लिए कि किस तरह से हमको बिजनेस को चलाने के लिए फाइनेंस को इकट्ठा करना है, कलेक्ट करना है, पैसा कहाँ से हमारे पास होना चाहिए ताकि हम बिजनेस को चला सके, तो उसी को कहा जाता है फाइनेंशियल। और जो भी हम तरीका या जो प्रोसेस जिस तरीके से या अलग अलग तरह के जो हमारे फाइनेंस अवेलेबल होते हैं मार्केट में, उसको कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, वो मैनेजमेंट कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है कि वित्त व्यवसायिक उपक्रम का जीवन रक्त है, ब्लड की तरह काम करता है बिजनेस में। अगर आपके बिजनेस से फाइनेंस को निकाल दिया जाए, पैसा ना हो आपके पास, तो आपके आगे अपना बिजनेस चला पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये समस्त व्यवसायिक क्रियाओं का आदि और अंत है, यानी कि यही से सारी स्टार्ट होती है। क्योंकि आपको जैसे कि कोई प्रोडक्ट है, सपोज कर लीजिए आप पेन बनाते हैं, आपका बिजनेस है, आप पेन बनाते हैं, तो पेन बनाने के लिए भी कुछ आपको जो चीजें खरीदनी पड़ती हैं बनाने के लिए, तो उसको लिए भी आपको पैसा ही चाहिए ना। जब तक आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप रॉ मटेरियल ही नहीं खरीद सकते हैं, कच्चा माल नहीं खरीद सकते हैं, तो कैसे बनाएंगे। और उसके बाद उसकी पैकिंग करना, जो भी उसमें लगे हुए हैं लोग, उनको उनको जो है पैसे देना, इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होगी, मशीनरी चाहिए होगी, कैसे आप सेल्स कर रहे हैं उसकी, कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मार्केट में जाकर के, सारी चीजों के लिए आपको क्या चाहिए है, पैसा ही चाहिए है, धन की आवश्यकता है, वित्त की आवश्यकता है। तो इस तरह जो वित्त होता है वो सारी ही क्रियाओं का आदि और अंत हो जाएगा। कोई भी व्यवसाय बिना वित्त के ना तो प्रारंभ किया जा सकता है और ना ही उसका विकास हो सकता है। तो समझ में आ गया होगा आपको कि वित्त क्या होता है। अब इम्पोर्टेंट आ जाता है कि उसका प्रबंध कैसे किया जाए। तो यहाँ पर वित्त एक व्यवसाय के जीवन काल में प्रत्येक क्षण आवश्यक होता है, प्रत्येक व्यवसाय के लिए वित्तीय प्रबंध आवश्यक है। तो किस तरह से वित्त को आवश्यक करना है, कितनी हमको आवश्यकता लगेगी फ्यूचर में, कितना हमको जो चाहिए होगा उसका अंदाजा करना, और अलग अलग जगहों से उसको इकट्ठा करना ही क्या कहलाता है, वित्तीय प्रबंध कहलाता है। अब परिभाषाओं की बात की जाए कि क्या होती है इनकी इंपॉर्टेंट डिफिनेशन, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि वित्तीय प्रबंध उपक्रम के वित्त तथा वित्तीय क्रियाओं के सफल तथा कुशल प्रबंध के लिए आवश्यक होता है, या उत्तरदायी है, या जिम्मेदार होता है।
इसमें पूंजी रोकड़ प्रभाव, साख मूल्य, लाभ नीतियां, निष्पत्ति नियोजन एवं मूल्यांकन तथा बजटरी नियंत्रण नीतियों पर नीतियां एवं प्रणालियां शामिल होती हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है वहाँ पर सिर्फ वित्त को ही हमें इकट्ठा नहीं करना है, साथ साथ किस तरह से जो फाइनेंस होगा हमारे फ्लो होगा उसका हमारे बिजनेस में प्रवाह होगा। साख क्या होता है कि मतलब मार्केट में आपकी क्या स्थिति है, लोग कितना किस तरह से आपको ऋण देने को तैयार हो जाते हैं, कितना हमको प्राइस रखना है, कितना क्या हमारे प्रॉफिट की पॉलिसी है कि हम बहुत ज्यादा प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं या हम अपने मार्केट में पहले अपनी पहचान बनाना चाहते हैं उसके बाद हम प्रॉफिट को बढ़ाएंगे। निष्पत्ति किस तरह से हमारी परफॉर्मेंस रहती है, क्या मार्केट में हमारी स्थिति है, इन सारी चीजों का मूल्यांकन करना भी शामिल होता है वित्तीय प्रबंध में। अब कुछ डेफिनेशंस जो इम्पोर्टेंट दे रखी हैं, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वित्तीय प्रबंध का अर्थ बताइए तो वहां पर अगर आप एक डेफिनेशन भी दे देंगे तो आपके मार्क्स ज्यादा अच्छे आएंगे। तो यहाँ पर डेफिनेशंस आप देख रहे होंगे दे रखी हैं, हॉवर्ड एंड उपटन के दे रखी है। क्या है? वित्तीय प्रबंध वित्तीय कार्य पर नियोजन तथा नियंत्रण कार्य का प्रयोग है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ द प्लानिंग एंड कंट्रोल फंक्शंस टू द फाइनेंस फंक्शन। बहुत ही सिंपल सी इजी सी डिफिनेशन है, इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। एज इट इज आपको याद करनी है, इसमें कोई भी चेंज नहीं करना क्योंकि डिफिनेशन आपको उसी भाषा में लिखनी होती है। तो जो भी आपको इसमें से इजी लगे, छोटी सी लगे, जिसको आप इजीली याद रख सकते हो, इससे याद रखने का तरीका सबसे अच्छा ये होता है चैप्टर वाइज अलग से आप 3-4 पेजेस ले लीजिए, एक अलग से जो है वहां पर आप सारी डिफिनेशंस को नोट कर लीजिए जो जो आपको याद रखनी है चैप्टर वाइज। जैसे वित्तीय प्रबंध की 2 डिफिनेशन लिख ली आपने, याद करनी, अब उसको आप अलग से लर्न करिए, अलग से उसको लर्न करिए। कहीं पर जो जहाँ पर आपके स्टडी टेबल है, डेस्क है, वहां पर आप जिसको जो है चिपका सकते हैं ताकि बार बार आप उसको देखते रहें और आपको याद रहें, क्योंकि डिफिनेशन मोस्टली भूल जाते हैं, लर्न नहीं हो पाती। ये एक तरीका होता है सिंपल से इजी से याद रखने का, तो नोट कर लीजिएगा जो भी आपको इसमें डिफिनेशन याद करनी है। अब आ जाती है वित्तीय प्रबंध की भूमिका क्या होती है, क्या रोल होता है जो वित्तीय प्रबंध है उसका। तो रोल की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले क्या है, रोल का मीनिंग हो जाता है उसके फंक्शन, क्या कार्य करता है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है एक बिजनेस में किस तरह का कार्य करता है, क्या उसकी भूमिका अपनी दिखाता है, निभाता है। कुल पूंजी की आवश्यकताओं का निर्धारण करना, डिटर्मिनेशन ऑफ नीड्स ऑफ टोटल कैपिटल, कि एक बिजनेस में कितनी कैपिटल कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी ये हमको वित्तीय प्रबंध से ही पता चलता है। क्योंकि जब वित्तीय प्रबंध करते हैं तो बहुत सी चीजों पर ध्यान देते हैं, उन सारी चीजों पर ध्यान देंगे, एक अंदाजा लगाएंगे, एक नियोजन करेंगे, प्लानिंग को भी अपनी तैयार करेंगे तो हमें यह अंदाजा लग जाता है कि कितनी हमको पैसा इसमें लगेगा। सपोज कर लिए सिंपल सी बात करें, अगर आपके घर में किसी की बर्थडे पार्टी है तो आप पूरा अरेंजमेंट जब करने के लिए सोच रहे हैं तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ों का आप सोचते हैं कि कैटरिंग में इतना जाएगा, डेकोरेशन में इतना जाएगा, रिटर्न गिफ्ट देने हैं तो इतना जाएगा, खाने पीने की चीज़ों में इतना जाएगा, तो उससे आपको ये आइडिया लग जाता है कि ओवरऑल कितना खर्चा आएगा। तो वैसा ही बिजनेस के में भी होता है, जिससे हमें पता चलता है कि टोटल कितनी नीड होगी कैपिटल की बिजनेस में। फिर पूंजी संरचना का निर्धारण करना, तो जो ये आपके पॉइंट है सिर्फ इन पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा, बाकी अंदर की डिटेल आप थोड़ी बहुत समझ के लिख सकते हैं, पॉइंट वाइज चीजों को याद रखिएगा। जैसे कि पूंजी कितनी चाहिए है, कहाँ कहाँ से आपको मिल सकती है, जैसे कि आपको पता ही है शेयर्स होते हैं, अंश होते हैं, डिबेंचर होते हैं, ऋण पत्र होता है, आप लोन ले सकते हैं, ऋण ले सकते हैं, तो अलग अलग सोर्सेज होते हैं। जैसे शेयर्स लिए हैं तो उसको आपको डिविडेंड देना है, अगर आपने डिबेंचर लिए हैं ऋण पत्र तो उस पर आपको इंटरेस्ट देना है, लोन पर भी आपको इंटरेस्ट देना है। तो कौन सी पूंजी कितनी पड़ेगी, किस तरह की पड़ेगी, उसी के अकॉर्डिंग आपको ये डिसाइड करना होता है कि हम पूंजी कैसे इकट्ठा करेंगे। पूंजी को प्राप्त करना, एक्वायरिंग कैपिटल, कि किस तरह से उसको प्राप्त किया जाएगा। तो इसके लिए क्या होता है, पूंजी बाजार से संपर्क स्थापित करना, प्रतिभूतियां निर्मित करने का समय निश्चित करना, आवश्यक समझौते करना, कि जो कैपिटल मार्केट होती है, एक आपका मनी मार्केट होता है मुद्रा बाजार, एक होता है कैपिटल मार्केट यानी कि पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार मनी मार्केट आपका शॉर्ट टर्म अल्पकालीन होता है, और जो मनी मार्केट होता है जो कैपिटल मार्केट होता है पूंजी बाजार, वो लॉन्ग टर्म से रिलेटेड होता है। और जो वित्त की आवश्यकता है, ये फाइनेंस आप यहाँ पर कलेक्ट कर रहे हैं, प्रबंध कर रहे हैं, वो आपका लॉन्ग टर्म से रिलेटेड होगा, दीर्घकालीन होगा। उसके लिए आपको मार्केट को ढूंढना, कौन सी सिक्योरिटीज आपको करनी है, उसके साथ क्या क्या एग्रीमेंट समझौते हैं, वो सारी चीजें हैं। उपलब्ध पूंजी का सर्वोत्तम उपयोग करना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल कैपिटल, कि जो आपके पास कैपिटल अवेलेबल है कैसे आप उसको सर्वोत्तम ढंग से यूज करें, कहाँ कहाँ पर कितनी कैपिटल आपको लगानी है, कितना इन्वेस्टमेंट किस चीज में करना है, वो चीजों को डिसाइड करें। उत्तम एवं सर्वश्रेष्ठ स्रोतों का निर्धारण करें, वित्तीय नियंत्रण रखें और अन्य विविधता। तो ये हो जाती है
जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसके रोल या फिर फंक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा एक एक को। चलिए अब आते हैं वित्तीय डिसीजन यानी कि फाइनेंशियल डिसीजन, वित्तीय निर्णय होता है। तो जो वित्तीय निर्णय होते हैं या फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं वो 3 तरह के मेनली होते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन पहला हो जाएगा, विनियोग निर्णय। नाम से क्लियर है कि इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, विनियोग कितना इन्वेस्ट कितना करना। जैसे कि आपके घर में मम्मी पापा है, सैलरी मिली 40,000 सपोज कर ली मिली, अब उस 40,000 को कहाँ कहाँ लगाएंगे, जैसे कि उसमें से कुछ पैसे उनको सेविंग भी करनी होगी, कुछ पैसों को उनको जो आपकी फीस देनी है, कुछ डेली के जो आते हैं एक्सपेंसेस उनके लिए रखना है, मंथली चार्जेस खुद जाते हैं उनके लिए रखना है। तो सारी चीज़ों में आइडिया लगाना होता है, एक प्लानिंग करनी होती है कि कितना आपको इन्वेस्ट करना हो, कितना बचाना। ठीक वैसे ही हो जाता है बिजनेस के लिए भी कि जब निर्णय ले लिए जाते हैं तो वो ये देखते हैं कि किस तरह की संपत्तियों में, क्योंकि यहाँ पर हमें एसेट्स लेनी होती है, संपत्तियाँ चाहिए होती है बिजनेस को चलाने के लिए। तो 2 प्रकार की संपत्तियाँ हैं, एक हो जाती है आपकी लॉन्ग टर्म, एक हो जाती है शॉर्ट टर्म। दीर्घकालीन जो होती है, तो दीर्घकालीन के में जब निर्णय लिया जा रहा होता है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो आपकी लॉन्ग टाइम तक चलनी होती है। तो वहाँ पर कितनी मशीनरी है, किस तरह की प्लांट लगाया जाना है, फर्नीचर है, इन सारी चीज़ों पर इन्वेस्टमेंट आएगा। और जो शॉर्ट टर्म होती है तो वो आपकी कार्यशील पूंजी भी कहलाती है, वर्किंग कैपिटल भी कहलाती है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, आपके एमसीक्यूज जो आते हैं न्यूमेरिकल कि शॉर्ट टर्म कैपिटल को और क्या कहते हैं, तो आपकी वो कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल कहलाती है। तो यहाँ पर कि किस तरह की अल्पकालीन संपत्तियां, तो उसमें आपके आ जाता है स्टॉक हो जाता है, कि स्टॉक कितना रहेगा, बिल्स रिसीवेबल्स आ जाते हैं, ये सारी चीजें जो है डेटर्स हैं वो आपके शॉर्ट टर्म में आ जाते हैं। तो क्या इन्वेस्टमेंट कितना करना है ये देखा जाता है। और इसमें फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं इस तरह के डिसीजन को, तो हो जाता है कैश फ्लो, रोकड़ प्रवाह। तो यहाँ पर जब हम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो हमें ये देखना होता है कि किससे कितना रोकड़ प्रवाह या फिर कितना कैश का आउटफ्लो हो रहा है या फिर इनफ्लो हो रहा है। तो दीर्घकालीन या अल्पकालीन परियोजनाओं में विनियोग करते समय रोकड़ प्रवाह का गहन अध्ययन किया जाता है, अर्थात रोकड़ का कैश आउटफ्लो हो रहा है या फिर इनफ्लो में समय का कितना अंतराल है, साथ ही विनियोग की गई धनराशि पर आय की तय दर क्या है। यानी कि जो मशीनरी है या फिर जो आप प्लांट लगा रहे हैं उससे आपको प्रोडक्शन करेंगे, जो भी है मैन्युफैक्चरिंग का काम करेंगे, उसके बाद आप उसको मार्केट में सेल करेंगे, उसको सेल करने से भी आपको इनकम होगी। या शॉर्ट टर्म में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको उससे इनकम हो रही। तो कितना टाइम लग रहा है उस इनकम को जनरेट होने में, इस इनकम को आने में, जिससे कि कैश आउटफ्लो इनफ्लो का आइडिया लगेगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आय की दर, रेट ऑफ रिटर्न कितना है, कि विभिन्न परियोजनाओं में विनियोग करने पर आय की दर एवं जोखिम की मात्रा का गहन अध्ययन किया जाता है। जहां जहां इनकम की बात होगी वहां वहां आपका रिस्क भी चलता है, तो कितना रिस्क किस चीज में है और कितनी हमको उससे इनकम मिल रही है, इन दोनों फैक्टर्स को ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर रिस्क बहुत ज्यादा है, इनकम आपको उतनी नहीं मिल रही, तो उस जगह पर इन्वेस्टमेंट क्या होता है आपके लिए हार्मफुल होगा या फिर आपके बिजनेस के लिए नुकसानदेह होगा। फिर आ जाता है, इसमें बताया है आगे कि जिस परियोजना में जोखिम की मात्रा की अपेक्षा आय की दर अधिक होगी ये परियोजनाएं लाभदायक होंगी। यानी कि वही चीज अभी मैंने कही कि जोखिम कम हो, रिस्क कम हो और इनकम ज्यादा होगी, वो परियोजना या फिर वो प्रोजेक्ट को ही सिलेक्ट किया जाता है। फिर आ जाता है संबंधित विनियोग कसौटी, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व, कि कितना इन्वेस्टमेंट करना है, विनियोग करने पर आवश्यक धनराशि, ब्याज की दर क्या होगी, आय की दर क्या होगी, रोकड़ प्रवाह, इन सब का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि अंतिम निर्णय लिया जाता है कि किस तरह का आपको विनियोग करना है। अल्पकालीन घटक, शॉर्ट टर्म फैक्टर्स, यहाँ पर क्या होता है कि कार्यशील पूंजी के प्रबंध से संबंधित होगा। इसके अंतर्गत तरलता, लाभदायकता पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाता है। तरलता का मतलब क्या है, क्योंकि आप अगर सब इन्वेस्ट कर देंगे, सारी पूंजी को इन्वेस्ट कर देंगे, तो बिजनेस को रन करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए आपके पास पूंजी नहीं होगी। तो कितनी लिक्विडिटी, कितनी तरलता, तरलता के मीनिंग ये है कि आप पास कैश में कितनी चीजें अवेलेबल है, कैश इन हैंड या फिर कैश एट बैंक, कितना आपके पास अवेलेबल है। तो जितनी भी शॉर्ट टर्म होती हैं जो एसेट्स हैं उनको जल्दी कन्वर्ट किया जा सकता है रोकड़ में या पैसे में, कह सकते हैं। स्टॉक है, आप उसको बेच सकते हैं, उससे आपको मिल जाएगा, लेकिन कोई मशीनरी या प्लांट है तो उसको आप बेच करके इतनी जल्दी पैसा नहीं कमा सकते। तो जिनको बहुत जल्दी आप रोकड़ में परिवर्तित कर सकते हैं वो आपकी शॉर्ट टर्म कहलाती हैं, शॉर्ट टर्म एसेट्स हो जाती है या करंट एसेट जिसे बोला जाता है। तो कितनी तरलता है और कितनी लाभदायकता, इन दो चीजों को बहुत ही ध्यान केंद्रित किया जाता है। कार्यशील पूंजी के प्रबंध का उद्देश्य चालू संपत्ति एवं चालू दायित्व दोनों की अनुकूलतम मात्रा का निर्धारण करना है।
एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब भी वर्किंग कैपिटल की बात आती है, अगर इसको हम शॉर्ट में WC लिख दें, वर्किंग कैपिटल, तो ये कैसे निकाली जाती है? जो करंट एसेट होती हैं आपकी, करंट एसेट में से माइनस कर दिया जाता है करंट लायबिलिटी को, चालू संपत्तियों में से चालू दायित्वों को घटा दिया जाता है, तो आपकी निकल के कार्यशील पूंजी आ जाती है। तो कितनी आपकी जो है चालू संपत्तियां हैं, कितने चालू दायित्व हैं, उनको घटा देंगे, हमारी कार्यशील पूंजी निकल आएगी। तो दोनों को ही ध्यान में रखा जाता है। अगर एक चीज ज्यादा हो जाएगी, अगर करंट लायबिलिटीज बहुत बढ़ गई, तो वहां पर क्या होगा, वर्किंग कैपिटल आपकी माइनस में चली जाएगी, जिससे कि बिजनेस फिर लॉस हो जाएगा। तो ये सारी चीजों को ध्यान में आपको रखना है। यहाँ पर दो घटक चलेंगे, तरलता और लाभप्रदता। तो ये हो जाते हैं विनियोग निर्णय, या फिर कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जो कि लिए जाते हैं बिजनेस में। अब आ जाता है इसमें दूसरा निर्णय, वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाते हैं वित्त व्यवस्था, यानी कि फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन हो जाते हैं कि किस तरह से वित्त की व्यवस्था करनी है। क्योंकि हमने ये तो समझ लिया कि हमको बिजनेस में फाइनेंस चाहिए है, क्योंकि वो एक रक्त है, एक ब्लड की तरह है, जो कि उसके बिना आपका बिजनेस नहीं चल सकता। लेकिन यहाँ पर अब आ रही है कि हम इसकी व्यवस्था कैसे करें, कहाँ से हमारे पास वो पूंजी एकत्रित हो, कहाँ से हम उस पूंजी को इकट्ठा करें। तो यहाँ पर इससे क्या तात्पर्य है कि वित्त व्यवस्था निर्णय से तात्पर्य है कि विभिन्न दीर्घकालीन स्रोतों से कितनी कितनी मात्रा में वित्त की व्यवस्था की जाएगी। कौन से स्रोत होते हैं? ऐसे भी मैंने बताए थे, आपके शेयर्स होते हैं, जो अंश होते हैं वो दो तरह के हैं, समतांश होते हैं और स्वाधिकार अंश होते हैं। ऋण पत्र डिबेंचर हो जाएंगे, और लॉन्ग टर्म लोन दीर्घकालीन ऋण हो जाते हैं। तो ये हो जाते हैं आपके चार तरीके, इनकम को या पूंजी को, कैपिटल को कलेक्ट करने के, इकट्ठा करने के, या इन्वेस्टमेंट के लिए हमको ये सोचना होता है कि इसमें से कौन से तरीके हमें चाहिए। तो इन स्रोतों का निर्धारण करते समय विभिन्न स्रोतों की लागत का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि अगर आप इनको ले रहे हैं तो लागत क्या होती है, समतांश है और आपका स्वाधिकार अंश है, दोनों पर ही लाभांश दिया जाएगा। तो लाभांश क्या है? लागत है, या फिर उनको लेने के लिए जो आपने कमीशन दिया है या चार्जेस जो गए हैं। डिबेंचर है, डिबेंचर पे आप जो है ब्याज देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, और जो लॉन्ग टर्म लोन दीर्घकालीन ऋण है उन पर भी आप इंटरेस्ट देते हैं। तो वो सब क्या हो जाता है, लागत हो जाती है। तो किसकी कितनी आ रही है, कौन सा ज्यादा बेटर है, कहाँ पर कम आपको देना पड़ रहा है, इन सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है जब हम वित्त की व्यवस्था कर रहे होते हैं और उनकी लागतें निकाल रहे होते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे वित्त की व्यवस्था की जाती है, क्या क्या हमारे पास स्रोत होते हैं, कैसे डिसाइड किया जाता है कि कौन से स्रोतों से हमको वित्त की व्यवस्था करनी है। अब ये क्या कह रहा है कि वित्त व्यवस्था निर्णय को प्रभावित करने वाले प्रमुख घटकों में लागत, जोखिम, निर्गमन लागतें, रोकड़ प्रवाह स्थिति, स्थायी प्रचालन लागतों का स्तर, नियंत्रण का स्तर, पूंजी बाजार की स्थिति, इन सब पर ध्यान दिया जाता है कि कितनी लागत आ रही है, जोखिम कितना है। जैसे कि ऋण पत्र है, डिबेंचर है, इनमें इंटरेस्ट आपको देना है, तो आपको चाहे लाभ हो या हानि, आपको हर हाल में इस पे इंटरेस्ट देना ही होगा। लेकिन अगर आपने समता अंश से लिए हैं, तो समता अंशों की ये रहती है कि अगर आपके पास लाभ है तभी आप लाभांश देंगे, अगर लाभ नहीं हुआ, प्रॉफिट नहीं हुआ, तो आप डिविडेंड नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको इंटरेस्ट देना ही होगा। तो यहाँ पर ये चीज देखी जाती है कि कहाँ जोखिम ज्यादा है। इशू करने की भी कुछ लागतें आती हैं, टोकन के किसमें इजी हो जाता है प्रवाह, इस सारी चीजों पर भी ध्यान दिया जाता है। तो वही हो जाती है वित्त व्यवस्था का निर्णय, यानी फाइनेंसिंग डिसीजन। फिर आ जाता है लाभांश निर्णय, यानी कि डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन, अभी डिविडेंड तो मैंने आपको समझा दिया क्या होता है। तो लाभांश निर्णय से तात्पर्य है लाभ का कितना भाग अंशधारियों के बीच वितरित किया जाए और कितना भाग संचित किया जाए। यानी कि जो प्रॉफिट होता है पूरा का पूरा तो डिविडेंड में नहीं दे दिया जाता, उसको कुछ भाग जो होता है वो डिविडेंड में दिया जाता है, कुछ भाग नहीं दिया जाता है, और उसको रिटेन अर्निंग यानी कि प्रतिधारित कर लिया जाता है आगे के टाइम के लिए, कि अगर आगे लॉस हो रहा है तो वहां पर उसका यूज किया जा सके। तो कितना दिया जाना है, कितने परसेंट से दिया जाना है, जैसे कि आपके प्रेफरेंस शेयर यानी अधिकार जो होते हैं उनके साथ एक दर लगी होती है कि इतने परसेंट से उनको दिया जाना है। लेकिन जो समता अंश होते हैं, इक्विटी शेयर्स होते हैं, वहां पर कुछ भी डिसाइड नहीं होता। जो कंपनी की जनरल एनुअल मीटिंग होती है, उस मीटिंग में जो होता है डिसाइड किया जाता है कि उस वर्ष कितना लाभ हुआ है और कितना लाभांश दिया जाना है। इसलिए पहले से प्री डिसाइडेड इक्विटी शेयर्स में नहीं होता है, तो उसका निर्णय लिया जाता है कि कैसे देना। अब उसमें कौन से घटक होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, कितनी आय हुई है, आय की स्थिरता, यानी कि फ्यूचर में भी हमको इतनी होती रहेगी, यानी कि फ्यूचर में भी इतनी होती रहेगी। लाभांश की स्थिरता, क्या विकास की संभावनाएं हैं, रोकड़ प्रवाह कैसा है, अंशधारियों की प्राथमिकता, रणनीति क्या है, ये सारी चीजें जो होती हैं देखी जाती हैं। तो वो हो जाते हैं आपके डिविडेंड डिसीजन। तो यहाँ पर हमने समझा कि क्या होता है वित्तीय प्रबंध,
क्या उसके इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं या क्या होता है रोल, कार्य क्या होते हैं और कैसे डिसीजन लिए जाते हैं जो वित्तीय निर्णय होते हैं, किन तरह के मेनली हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि वित्तीय प्रबंध के उद्देश्य क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्योंकि अब हमने समझ लिया कि क्या है वित्तीय प्रबंध, क्या होता है उसका रोल, फंक्शंस और साथ में किस तरह से निर्णय डिसीजंस होते हैं जो उसमें लिए जाते हैं। अब इम्पोर्टेंट हो जाता है कि क्या उद्देश्य होता है, क्या ऑब्जेक्टिव होता है उसका। तो क्योंकि आपको पता ही है कि व्यवसाय में बिजनेस की सक्सेस के लिए, सफलता के लिए वित्त जो होता है, फाइनेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो जब इसके उद्देश्यों की बात आ जाती है तो इसके लिए मेन आपका हो जाएगा कि लाभों को अधिकतम करना, तो प्रॉफिट है मैक्सिमाइज करना। क्योंकि बिजनेस है, आप कर रहे हैं, कोई सोशल सर्विस तो नहीं है कि वहाँ पर आपका मेन एम हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की आप हेल्प कर सकें। बिजनेस है तो जब तक बिजनेस में आपके पास मोटिवेशन नहीं होगा प्रॉफिट कमाने का, तब तक आप बिजनेस नहीं करना चाहेंगे। आपको उतनी अच्छे से अपनी 100% दे करके आप अपना काम नहीं कर सकते। आपको इनकम हो रही होती है, प्रॉफिट हो रहा होता है, तभी तो आप 100% दे पाते हैं अपना। तो ये चीज़ होती है कि लाभ को अधिकतम करना क्या है, इम्पोर्टेंट है, मेन उद्देश्य होता है, इसको हम नकार नहीं सकते। लेकिन आज के टाइम में लाभ के साथ साथ और भी चीज़ें इम्पोर्टेंट हो गई हैं और भी उद्देश्य हैं जिनको साथ में लेके चलना होता है। लेकिन पहले के टाइम में जो प्राचीन समय था वहाँ पर मेन उद्देश्य जो होता था, बिजनेस को एक आर्थिक संस्था, एक इस तरह का इंस्टीट्यूशन माना जाता था जो कि मेन इसका काम ही है सिर्फ प्रॉफिट को अर्न करना। या अगर आप देखें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो होती है, उनका मेन एम यही होता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। उनको नहीं फ़र्क पड़ता है कि दूसरा वर्ग का क्या हाल हो रहा है या दूसरा वर्ग और नीचे की तरफ जाता जा रहा है, उनका जीवन स्तर गिरता जा रहा है। उनको सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब होता है। आज के टाइम में क्या है कि सिर्फ प्रॉफिट से मतलब नहीं है, साथ-साथ जीवन स्तर को भी ऊपर उठाना होता है। यहाँ पर क्या है, परंपरागत टाइम में क्या होता था कि एक संस्था माना जाता था, तो वहाँ पर संस्था की कुशलता को जाँचने के लिए लाभ को एक अच्छा प्रभाव माना जाता था कि अगर प्रॉफिट में है कोई संस्था तो माना जाएगा वो बहुत अच्छी चल रही है, वहाँ पर सब कुछ अच्छा है या फिर उसकी साख अच्छी है, गुडविल बहुत अच्छी है। इसलिए व्यवसाय का ये प्राथमिक उद्देश्य है कि अधिकतम लाभ अर्जित कर सके, लेकिन इसकी आलोचना भी करी गई है। इसको आलोचित भी किया गया है किससे, कि लाभ शब्द में स्वयं में भ्रामक है। किस लाभ में को अधिकतम किया जाए, सकल लाभ या शुद्ध परिचालन लाभ। अब ये 3 तरह के लाभ दे रखे हैं, सकल लाभ, शुद्ध परिचालन लाभ। आपने अकाउंटिंग पढ़ी है, अकाउंटेंसी में आपने पढ़ाई है कि जो सकल लाभ होता है, जब आप ट्रेडिंग अकाउंट जो बनाते हैं वहां से निकल करके आता है, और जो शुद्ध लाभ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकलता है। तो जो सकल लाभ में से आप जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं इनडायरेक्ट वाले, उसको जब घटा देते हैं तो हमारा शुद्ध लाभ मिल जाता है। और उसके बाद उसमें भी आप और एक्सपेंसेस को लेस करते हैं तो वहाँ पर शुद्ध परिचालन लाभ निकल करके आता है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलता है। तो ये 3 तरह के लाभ हैं। तो किस लाभ को आधार माना जाए, बेस माना जाए कि हाँ, अगर ये लाभ ज़्यादा है तो बिज़नेस हमारा अच्छे पे चल रहा है, ये अच्छी स्थिति में है। तो यहाँ पर एक ये पॉइंट आ जाता है। दूसरा आ जाता है कि लाभ को कृत्रिम तरीके से बढ़ाया-घटाया जा सकता है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि हम क्योंकि एक्सपेंसेस जो दिखा रहे हैं हम, तो वो एक्सपेंसेस में हम कमी या बढ़ोतरी कर सकते हैं। कुछ अपना इस तरह का रिजर्व बना सकते हैं कि जो है जो शो नहीं कर रहा है, किसी रिजर्व में हमने ट्रांसफर कर दिया। तो वहाँ पर ये होता है कि हम अपने लाभ को छुपा सकते हैं, छुपा जाते हैं। तो सही लाभ को पता लगा पाना आसान नहीं हो पाता है। जैसे कि यहाँ पर क्या उन्होंने तरीके बताए हैं कि जैसे डिप्रिसिएशन की जो रेट होती है उसमें चेंज कर दिया, जो एसेट या लायबिलिटीज हैं उनका रिवैल्यूएशन कर दिया, या फिर जो हमने गुड्स हैं स्टॉक का वैल्यूएशन किया, वहाँ पर कोई भी कौन सा मेथड का यूज किया। तो ये सारी चीजें होती हैं जहाँ से हम प्रॉफिट को घटा बढ़ा सकते हैं। लाभ में वृद्धि इस बात का स्पष्ट प्रमाण नहीं होती कि अंशधारियों के हितों में वृद्धि हुई है। जैसे कि एक कंपनी में लाभांश कितना दिया जा रहा है, कितने % की रेट है, उस पर से पता चलता है कि हाँ लाभ में जा रही है नहीं। लेकिन लाभ के बेसिस पर ही हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि अंशधारियों के हित में वृद्धि हो रही है या नहीं हो रही। कभी कभी लाभों को अधिकतम करने के प्रयास में प्रबंधक अति जोखिम को परियोजनाओं में धन विनियोग कर देते हैं, जो अंततः अंशधारियों के हितों को नुकसान पहुंचाती है। क्योंकि एट द एंड वो जो भी पूंजी है वो है तो शेयर होल्डर की ही ना, जो कंपनी में लगी हुई है। लेकिन उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है ये डिसीजन कौन ले रहा है, ये लेते हैं जो प्रबंधक होते हैं, जो कंपनी को चला रहे होते हैं। तो वो ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने की लालच में कुछ ऐसी परियोजनाओं में, ऐसे प्रोजेक्ट्स में भी पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं जो कि काफी जोखिमपूर्ण होते हैं। जैसे कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसके लिए कहा जाता है कि ये चीज बहुत जोखिमपूर्ण है, इसमें आप अगर पैसा लगाएंगे तो प्रॉफिट भी हो सकता है ज्यादा, लेकिन हो सकता है लॉस हो जाए और काफी हो जाए। तो वहां पर रिस्क फैक्टर ज्यादा हो जाता है, तो उसमें भी इन्वेस्ट कर देते हैं।
इसलिए जो लाभ को अधिकतम करना है एक लिमिट तक, तो वो उद्देश्य सही माना जाएगा, पूरी तरह से सही नहीं माना जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका बनता है, तो लाभ को अधिकतम करना ही क्या व्यवसाय का एकमात्र उद्देश्य है? तो वहां पर आप ये सारे पॉइंट अपने लिखेंगे। फिर आ जाता है संपत्ति मूल्य को अधिकतम करना। अब ये एक तो लाभ को अधिकतम करना, तो दूसरा कह रहा है कि संपत्ति मूल्य यानी कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है वित्तीय प्रबंध के उद्देश्य। लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है, ये दोनों दे रखे होंगे या तीनों दे रखे होंगे और ऑल ऑफ द अबव होगा, तो आपका आंसर ऑल ऑफ द अबव ही रहेगा। यहाँ पर संपत्ति मूल्य को अधिकतम करना क्या है कि वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य लाभ के स्थान पर संपदा मूल्य या धन को अधिकतम करने का हल या धन या संपदा के मूल्यों से आशय फर्म के अंशों को बाजार मूल्य को अधिकतम करना है। यानी कहने का मतलब ये है कि लाभ के बढ़ाने के बजाय जो व्यवसाय है उसकी जो वेल्थ है उसको बढ़ाया जाए, उसको अधिकतम किया जाए। और वेल्थ क्या होती है? वेल्थ से मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा कि जो अंश हैं, शेयर्स हैं, उनकी मार्केट वैल्यू बढ़ाई जाए। जब मार्केट वैल्यू तभी बढ़ती है ना जब आपकी संस्था अच्छी पोजीशन में होती है, तभी तो कोई व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा पैसों पे आपके कंपनी के अंश खरीदने को तैयार होगा ना। तो अधिकतम करना वहां पर इम्पोर्टेंट होता है कि सभी वित्तीय निर्णय इस दृष्टि से लिए जाते हैं जिससे उनका प्रभाव अंशों के बाजार मूल्य पर अनुकूल पड़ता है। तो ये हो जाता है संपत्ति मूल्य को अधिकतम करना। फिर आ जाता है तीसरा, लाभांश का भुगतान, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। लाभांशों को भुगतान फर्म या अंशधारियों की आवश्यकता के अनुरूप होना चाहिए। फर्म के जीवन के प्रारंभिक वर्षों में कम दर से लाभांश दिया जाए, जैसा जैसे फर्म परिपक्व हो अधिक लाभांश। स्टार्टिंग में क्योंकि क्या होता है, नए नए हम है कोई प्रोडक्शन स्टार्ट किया, मार्केट में इतनी पहचान नहीं बनी है, इतनी सेल नहीं हो रही है, इतना ज्यादा हमको प्रॉफिट ही अर्न नहीं हो रहा है, प्रॉफिट कम अर्न होगा तो लाभांश भी कम दिया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे मार्केट में हमारी पकड़ मजबूत हो रही है, ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं, वहां पर हमारी सेल भी बढ़ रही है, इस वजह से हमारा प्रॉफिट भी बढ़ेगा। प्रॉफिट बढ़ेगा तो वहां पर जो डिविडेंड होगा, लाभांश, वो बढ़ जाता है। तो ये तीन मेनली आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं, धन को अधिकतम करना, संपत्ति मूल्य को अधिकतम करना और लाभांश का भुगतान। ये तीन ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं वित्तीय प्रबंध के, जिसको ध्यान में रखिएगा। लास्ट में निष्कर्ष में क्या है कि इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य संपदा को अधिकतम करना है, जिसके द्वारा व्यवसाय के स्वामियों को अधिकतम लाभ लिया जा सकता है। ऐसा मानना पूर्णतः व्यवहारिक भी है और सम्मानित भी। ये मेन उद्देश्य यह रहता है कि संपदा को अधिकतम किया जाए, ना कि लाभ को। अगर आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी तो लाभ ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो फाइनल आंसर क्या हुआ? संपदा को अधिकतम करना है, ना कि लाभ को करना है। तो आपको क्लियर हो गया होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में, बहुत अच्छे से सारी चीजें का सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट अगर रह गया है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसे भी सॉल्व कर दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वित्तीय नियोजन के बारे में कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा नेक्स्ट वीडियो का। तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल रही है, लाइक जरूर से कर दीजिएगा और इसमें कुछ भी अगर आपको पूछना है तो कमेंट कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे रिलेटेड सारी वीडियोस आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, आपकी एग्जाम से पहले कंप्लीट रिवीजन आपका करा दिया जाएगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।